नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। रोजाना बढ़ रही महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस ने भी सड़क पर उतरने का मन बना लिया है। पार्टी की बैठक में फैसला किया गया है कि 31 मार्च से देशव्यापी महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 7 अप्रैल तक 3 चरणों में चलाया जाएगा। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस अब सरकार के साथ दो हाथ करने के मूड में है और इसको लेकर कांग्रेस 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान को शुरुआत करने जा रही है। यह प्रदर्शन 3 चरणों में शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अच्छे दिन की लूट ने भारतीयों का बजट बिगाड़ दिया है और इसने एक तरफ देश के लोगों की आमदनी कम कर दी है, दूसरी तरफ महंगाई काफी बढ़ा दी गई है। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस, सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जिस तरह से लोगों की जेब काटने का काम कर रही है, उससे आम लोग, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा हर कोई परेशान है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। बता दें कि महंगाई मुक्त भारत अभियान को लेकर कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों शनिवार को बैठक हुई। इस दौरान अभियान को शुरू करने को लेकर निर्णय किया गया है। इसके साथ ही बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और मौजूदा राजनीति हालातों पर भी चर्चा की गई। देखिए, अभी तक जो पेट्रोल, डीजल या गैस का कीमत रुका हुआ था, वो तो इलेक्शन को लेकर रुका हुआ था। 5 राज्यों में चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना था, इसलिए रोक कर रखा था। अब तो इस पर कोई लगाम नहीं है और जैसा लग रहा है कि लगातार ये कीमत बढ़ती चली जाएगी और एक गलत बहाना कहा जाए या तर्क दिया जा रहा है कि ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। ये जंग तो अभी शुरू हुई है 1 महीना पहले, लेकिन इससे पहले जो कीमत इतनी बढ़ी उसका क्या कारण था। और अगर सरकार चाहती या अभी भी चाहती तो ये कर सकती थी कि एक्साइज ड्यूटी कम किया जाए और लोगों को राहत मिल सके इस बढ़ती हुई महंगाई में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब महंगाई को लेकर के कांग्रेस सरकार से दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो अब लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के साथ ना कहीं दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। और जिस तरीके से अब महंगाई मुक्त भारत अभियान का यानी कि शुरुआत की जा रही है, जिसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। और सरकार जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है, यानी कि निरंतर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, उससे और जरूरत की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो घर के बजट है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है, यहाँ तक कि उनकी जेब काटने का काम कर रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो रणनीति बना चुकी है। और यहाँ तक कि 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनकी जो आवाज है वो उठाई जाएगी। और लगातार जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो युद्ध के नाम लेकर हो या फिर किसी और कारण से हो, लगातार कहीं ना कहीं महंगाई बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है और इससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है। और इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो अब जनता के बीच में जाएगी और कहीं ना कहीं इस अभियान के तहत भाजपा को घेरने की कोशिश की जाएगी। जी राजीव, 31 मार्च से यह अभियान महंगाई के खिलाफ जो है चलाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से और बताया जा रहा है कि 3 चरणों में चलाया जाएगा। तो ऐसे में 7 अप्रैल तक ये चलाया जाएगा जो अभियान चलेगा कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ इसमें रणनीति तय की गई है और किस आधार पर किन किन जो 3 चरण होंगे उनमें किन कैटेगरी कैसे डिवाइड की गई है कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से महँगाई बढ़ रही है और जब 5 राज्य के चुनाव चल रहे थे और ठीक जिस समय चुनाव खत्म होने वाले थे, तो राहुल गांधी का ट्वीट आया था जिसके अंदर कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से फ्री की जो स्कीम थी, यानी कि जो छूट दी गई थी, वो खत्म होने वाली है और पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उससे कहीं न कहीं परेशानियाँ ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और निरंतर अब यही चीज़ देखने को मिल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा हो कि जिस तरीके से कह सकते हैं यूक्रेन का जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, मगर यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर एक और जिम्मेवारी बनती है कि केंद्र सरकार जो है भारत के लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने का काम करे, मगर वो राहत नहीं मिल पा रही है और जिसकी वजह से महंगाई जो है वो निरंतर दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं उससे कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो चीजें हैं, चाहे वो दवाइयां हो गई या फिर दूध हो गए या फिर खाने पीने की जो चीजें हो गई, वो निरंतर बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आने वाली है। और जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो 3 चरणों के अंदर इसकी कैटेगरी बांटकर इसको अभियान को चलाएगी और 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो कहीं न कहीं कोशिश ज़रूर की जाएगी कि भाजपा को घेरा जाए। मगर कैटेगरी की बात करें तो पहले ही से कैटेगरी रखी जाएगी जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कह सकते हैं अपर लेवल के जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, कांग्रेस के भी नेताओं को शामिल किया जाएगा, प्रवक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। तो लगातार ये कोशिश की जाएगी जनता तक हर तरीके से इन 7 यानी कि 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक जनता के बीच में जाया जाए और जिस तरीके से भाजपा जो है अच्छे दिनों का जो वादा कर रही थी, वो अच्छे दिन किस तरीके के हैं और वो अच्छे दिन जो है वो कहीं न कहीं घरों की रसोई जो है उसका बजट बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर लगातार कहीं न कहीं भाजपा की तरफ से कहीं न कहीं ये कोशिश होनी चाहिए थी, चाहे बेशक युद्ध चल रहे हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मगर कहीं न कहीं जनता को कुछ राहत मिलनी चाहिए थी, मगर राहत वो जो है वो जनता को नहीं मिलती नज़र आ रही है। जी। राजू, इतने कम समय के लिए जो ये आंदोलन करने की बात की जा रही है, जो महंगाई को लेकर के आवाज़ उठाने की बात की जा रही है, विपक्ष का तो काम ही यही होता है कि लगातार अगर महंगाई बढ़ रही है या जनता के खिलाफ कोई फैसले लिए जा रहे हैं तो उनको मुखर होकर के आवाज़ उठाए। क्या लगता है कि इतने कम दिनों में सरकार चेतेगी या सरकार के कानों तक जू रेंगेगी, कांग्रेस के द्वारा आवाज़ उठाई गई सरकार सुनेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर विपक्ष की बात करें यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार कहीं न कहीं आवाज़ उठाने की पहले भी कोशिश करती नज़र आ रही थी और यहाँ तक कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी कहीं न कहीं जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उस समय भी कहीं न कहीं कांग्रेस ने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। मगर उस आवाज़ का जो असर था, वो केंद्र सरकार के ऊपर पड़ता हुआ नज़र नहीं आया और बार-बार कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तेल कंपनियाँ जो चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाती हैं, वो अपनी तरफ से बढ़ाती हैं। केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है, तो उस समय भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने हाथ पीछे किए थे अपने। मगर यहाँ पर जब 5 राज्यों के चुनाव आए थे और उस समय दामों के जो पेट्रोल डीजल के दाम थे, जो वो केंद्र सरकार के द्वारा रोक दिए गए थे, तो उसको बढ़ने नहीं दिया गया था। तो उस समय क्यों रोका गया था? और कहीं न कहीं जनता भी यही सवाल पूछती नजर आ रही थी और जब चुनाव खत्म हुए थे, तो लगातार कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं और लगातार लोगों ने अपनी-अपनी गाड़ियों के अंदर टैंक फुल कराने की कोशिश की थी। मगर यही चीज़ बात करें दिल्ली के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी, तो लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार की ज़रूर मुश्किलें बन रही है। मगर विपक्ष जिस तरीके से कह सकते हैं हमलावर है या फिर क्या है जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरीके से अभियान चलाया जाएगा, वो कहीं न कहीं अभियान का असर जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर पड़ना चाहिए। मगर अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी रणनीति नज़र नहीं आ रही है जो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना सके। जी। बिल्कुल राजीव, और इसके साथ ही महंगाई को लेकर के जो अब आवाज़ उठाने की बात कही जा रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी कांग्रेस। ऐसे में केवल ये दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या फिर अन्य प्रदेशों में भी राज्य दर राज्य इसकी आवाज़ उठेगी और आवाज़ उठाते हुए कांग्रेस जो है जनता की बात करेगी और महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आप। जिस तरीके से कल क्या है रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरीके से कहा कि हम लगातार जनता की आवाज़ उठाएँगे और महँगाई मुक्त भारत अभियान जो चलाया जाएगा, वो कहीं न कहीं 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक चलाएगा और ये पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, ये पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। इसी के लिए लगातार जो प्रभारी हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, जहाँ पर कांग्रेस के बिल्कुल प्रभारी हैं या फिर नेता हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी कि हर गली मोहल्ले तक ये आवाज़ उठती नज़र आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से महँगाई बढ़ रही है, उससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भी सबक लेना चाहिए और केंद्र सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जनता जो है जिस तरीके से महँगाई के बोझ की वजह से दबती नज़र आ रही है, चाहे वो एलपीजी के दाम हो या फिर सीएनजी के दाम हो या फिर कहें पेट्रोल डीजल के दाम हो और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे कहीं न कहीं
दवाइयाँ हो गई या फिर खाने पीने की चीज हो गई या फिर दूध हो गया, ये सब चीजें जो है वो महंगी होती हैं। और यही चीज अभी देखने को मिल रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो जनता के ऊपर बिल्कुल दोहरी मार करती नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें रोजगार की, तो रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। और कोरोना काल के अंदर लगभग 2.5 साल के अंदर लोगों के बिजनेस और यानी कि नौकरियां वो छूट चुकी हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जिससे नौकरियां भी बनी रहे, या फिर लोगों के जो बिजनेस है वो वापस पटरी पर आ सके, और यहाँ पर रोजगार जो है रोजगार लोगों को, युवाओं को मिलता हुआ नजर आए। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ना तो युवाओं को रोजगार दिया गया है और ना ही महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाया गया। तो कहीं ना कहीं महंगाई जो बिल्कुल बड़ी है, और जनता को चाहिए कहीं ना कहीं राहत। वो राहत केंद्र सरकार कब देगी और किस तरीके से देगी, ये जरूर देखना होगा जी। क्या लगता है कि राजीव, ये जो कांग्रेस आंदोलन करने जा रही, विरोध प्रदर्शन करने जा रही महंगाई के खिलाफ, जाहिर तौर पर है कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है। क्या कांग्रेस को आम जनता का भी समर्थन मिल सकता है क्या इसमें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस को समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी इस कैसे अभियान को अगर गली गली या फिर घर घर तक पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। मगर अगर ये सिर्फ एक राज्य के अंदर किया जाता है या फिर कुछ ही कह सकते हैं इलाकों के अंदर किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता हुआ नजर आएगा। और यही चीज पहले भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाए थे और आंदोलन चलाए थे, भाजपा को घेरने की पहले भी कोशिश की गई थी, मगर उसका असर जो था वो कांग्रेस को नहीं दिखता नजर आया। मगर अब कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि घर घर तक आवाज अगर कांग्रेस पार्टी जो है पहुंचाने की कोशिश करती है और जनता की आवाज जो है वो घर घर से निकाल कर अगर केंद्र सरकार तक, कानून तक पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। और महंगाई का असर जो है वो शायद केंद्र सरकार के ऊपर पड़े, अगर दबाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसको कम किया जा सकता है, चाहे वो टैक्स के रूप में कम किया जाए, राज्य सरकारों को भी टैक्स कम कराने की बात की जाए। मगर उसका असर जो है वो जब तक नहीं पड़ पाएगा, जब तक आवाज जो है वो विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर नहीं आएगा जी। राजीव, इस दरमियान एक चीज़ और देखने को मिलती है कि आंदोलन तो किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, दो चार लोग तख्तियां लेकर के हाथों में खड़े हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन कर देते हैं, और ऐसे में फोटो सेशन हो जाता है, मीडिया कवरेज हो जाती है, और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाता है। बंद करिए। तमाम सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है। तो क्या केवल इतने से ही सीमित हो जाएगी कांग्रेस? क्योंकि धरना प्रदर्शन का ये मतलब नहीं है कि मीडिया कवरेज आपको मिल जाए, आपकी तस्वीरें न्यूज़पेपरों में छप जाए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन किए जाते हैं वो लगातार यही नजर आता है कि सिर्फ पोस्टरबाजी करनी है, अखबारों के अंदर अपने फोटो छपवानी है, या फिर क्या है मीडिया के अंदर थोड़ा बहुत उनका रोल नजर आ जाए, बस इस तरीके के प्रदर्शन किए जाते हैं। क्योंकि घंटे 2 घंटे के जो प्रदर्शन किए जाते हैं उससे कोई भी असर नहीं दिखता है, सिर्फ फोटोशूट किए जाते हैं। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस के नेताओं की, बड़े नेता भी थोड़ी सी देर के लिए शामिल होते हैं बड़े अभियानों के अंदर। जिस तरीके से महंगाई मुक्त अभियान चलाना है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू चलाना होगा, और सुबह से लेकर रात तक चलाना होगा लगातार। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 31 तारीख से लेकर कह सकते हैं 7 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा, तो उसको कंटिन्यू रखना होगा। सिर्फ 2 घंटे के कह सकते हैं आंदोलन से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। सिर्फ इससे यही मैसेज जाता है, सिर्फ फोटो शूट कराने आए हैं, अपने अपने सेल्फियों से फोटो खींचे, फेसबुक पे शेयर कह सकते हैं कमेंट कर दिए गए कि भाजपा ने ये किया, भाजपा ने वो किया, मगर कहीं ना कहीं जनता की जो आवाज है वो उठती हुई नजर नहीं आती। और लगातार इसी तरीके के प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की द्वारा किए जाते हैं। मगर कांग्रेस को भी समझना होगा कि अगर जनता की आवाज उठानी है तो उनके गलियों तक जाना होगा, उनके घरों तक जाना होगा, और उस आवाज को कंटिन्यू उठाना होगा ताकि भाजपा के कानों तक पहुंच सके। मगर अगर थोड़ी सी देर के लिए प्रदर्शन करना है तो फिर इस अभियान का कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आएगा जी। राजीव, एक सवाल और है आपसे कि क्या कांग्रेस इस बात को जान चुकी है कि दरअसल जनता अब उसे अस्वीकार रही है, नकार रही है, और आने वाले समय में फिर कई राज्यों में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी है? क्या अब कांग्रेस इस बात को आभास करते हुए जो महंगाई के मुद्दे हैं, हालांकि उठाती पहले भी रही है, लेकिन आंदोलन नहीं किया कांग्रेस ने कभी कोई, या कोई धरना प्रदर्शन कोई उस तरह पुख्ते तरीके से नहीं किए गए हैं, केवल दिखावे के रूप में एक मार्च निकाल दिया गया, या फिर ट्विटर के जरिए ट्वीट कर दिया गया, सोशल मीडिया तक ही सीमित रहते हैं ये नेता। ऐसे में क्या आप कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है क्या कि यदि सड़क पर नहीं उतरेंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी हमें?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की आवाज़ उठाने के लिए पहले भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर और पार्टियों की तरफ से आवाज़ ज़रूर उठाती जाती है, मगर थोड़ी-सी देर के लिए उठाई जाती है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या फिर कहें फेसबुक के माध्यम से हो या फिर घंटे 2 घंटे का कोई प्रदर्शन कर लिया या फिर कहें प पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर दिया, कालियाँ पट्टियाँ बाँध ली। ये सिर्फ़ थोड़ी-सी देर के लिए होता है, मगर जनता की आवाज़ जो है वो इस तरीके से नहीं पहुँचाई जा सकती। ये कांग्रेस को भी समझना होगा और कांग्रेस को शायद ये आभास हो भी चुका है कि जनता की जो आवाज़ है, वो अगर जब तक कंटिन्यू नहीं उठाएँगे, तो उसका असर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा और यही चीज़ का कहीं न कहीं नुकसान 5 राज्यों के अंदर भी कांग्रेस को झेलना पड़ा है। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं कोशिश की जा रही थी कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो, मगर जनता का जो वोट था, वो उनको नहीं मिल पाया और जिस तरीके से अब आने वाले चुनाव भी हैं, तो कहीं न कहीं उसके लिए भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच में जाना होगा, मगर जनता जो है, वो कहीं न कहीं जब ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ सकती है। मगर यहाँ तक बात करें कांग्रेस के बड़े नेताओं की, तो वो कहीं न कहीं आम जनता तक नहीं जाते हैं, सिर्फ़ घंटे 2 घंटे के एक जगह पे खड़े होके, एक जगह पे मंच पे खड़े होके भाषण दिया और उसके बाद में चले जाते हैं और थोड़ी-सी देर के लिए फ़ोटो शूट करा लिया, ट्वीट करा लिया, फेसबुक पे अपने-अपने कमेंट डलवा लिए। उससे कहीं न कहीं जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं छूटती नज़र आती है और कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के बीच में से कहीं न कहीं गायब होती नज़र आ रही है और यही चीज़ समझनी होगी। अगर अभियान को सक्सेस करना है या अभियान को कामयाब करना है, तो जनता के बीच में जाना होगा और 1 दिन के लिए नहीं, घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, कंटिन्यू उनके बीच में रहना होगा ताकि उनकी जो आवाज़ है, उठती हुई नज़र आए और जनता त सरकार तो तक वो आवाज़ जो पहुँचे और उसका असर भी कहीं न कहीं देखने को मिले। जी। राजीव, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है दरअसल कि ये जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और भले ही कांग्रेस घेरने का काम कर रही है लेकिन ये कह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को बचा लेती है और लोगों में भी, कुछ लोगों में, एक तबके में ये देखने को मिलता है कि लोगों के अंदर इस बात का एहसास होता है कि हाँ नहीं, वाकई में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वजह यही है महंगाई बढ़ने की। जबकि महंगाई तो इससे पहले भी लगातार बढ़ती रही है। वो भी कांग्रेस के नेता अभी ये बात को कह रहे थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें यूक्रेन की और रूस की जो युद्ध है, उसका सिर्फ़ बहाना लिया जा रहा है क्योंकि अगर युद्ध को हम छोड़ दें और युद्ध से पहले की बात करें तो जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव से पहले की भी कहीं न कहीं रणनीति यही थी कि भाजपा के द्वारा कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कहीं न कहीं पेट्रोल, डीज़ल के दाम जो बढ़ाए जा रहे थे, तेल कंपनियों का बहाना लिया जा रहा था कि तेल कंपनियाँ आधारित हैं, तेल कंपनियाँ अपने आप दामों को बढ़ा सकती हैं। तो लगातार कहीं न कहीं जो उस समय भी कहीं न कहीं लोगों को राहत देनी चाहिए थी, वो भी उस समय भी राहत नहीं दी गई थी और जिस तरीके से अब भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जी यूक्रेन और रूस का ये जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय दामों में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा को भी समझना होगा, अगर राहत देनी है या अगर जनता का वोट बैंक चाहिए तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत होनी चाहिए थी, चाहे वो टैक्स के रूप में उन्हें कम करके दिया जाए या फिर जो महंगाई बढ़ रही है उसमें अगर टैक्स कम कर दिया जाता है या फिर तेल कंपनियों को जो ऊपर जो भार लगाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। मगर केंद्र सरकार सिर्फ अपना बहाना लगा देती है कि भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दाम बढ़े हैं या फिर पेट्रोल तेल तेल कंपनियां जो है वो अपने आप दाम बढ़ा रही हैं या फिर युद्ध का बहाना लिया जाए, इससे कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं मिलती है। मगर जनता जो है वो यही चाहती है कि हम अगर नेताओं को चुन के अगर सीटों पर बिठाते हैं तो वो कहीं कहीं उनके लिए काम करे, मगर सिर्फ नेता जो है वो सिर्फ भाषणोंबाजी के अंदर ही जनता तक काम करने की बात करते हैं, मगर कितना धरातल के ऊपर कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं अपने से दूर करते हुए नजर आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे अब चंडीगढ़ का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे। बता दें कि इससे पहले उन्हें 25 मार्च को शहर पहुंचना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से शाह के दौरे को 2 दिन टालना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 25 मार्च का चंडीगढ़ दौरा रद्द हो गया था और जानकारी के अनुसार अब वह आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे। गृह मंत्री के दौरे से पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। शाह के दौरे को लेकर यूटी प्रशासन के अधिकारियों में खलबली मची हुई है, इसलिए प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल रोजाना समीक्षा बैठक करते नजर आए। उन्होंने बताया कि जिन परियोजनाओं का अमित शाह उद्घाटन करेंगे उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले प्रशासन के अधिकारी 25 मार्च के अनुसार तैयारियां कर रहे थे, लेकिन बाद में केंद्र से मिली सूचना के बाद अब आज के मद्देनजर तैयारियां पूरी हो रही हैं और अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीते दिनों सलाहकार धर्मपाल सभी अधिकारियों के साथ सेक्टर 17 स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सेक्टर 17 स्थित फुटबॉल स्टेडियम, मक्खन माजरा और रायपुर कला में सरकारी स्कूल, रायपुर कला में सीटीयू के चौथे बस डिपो व वर्कशॉप, सेक्टर 50 के बिजनेस कॉलेज में हॉस्टल ब्लॉक, सेक्टर 39 में कजौली वाटर वर्क्स और धनास में पुलिस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और 25 मार्च से पहले सभी काम को पूरा करने का आदेश भी दिया था। अमित शाह 60 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीएचबी की नई इमारत 199 करोड़ से सेक्टर 17 में बना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 336 पुलिस हाउस का प्रोजेक्ट 17 करोड़ की लागत से सभी गांवों को शहर की तर्ज पर नहरी पानी उपलब्ध कराने की योजना का उद्घाटन भी करेंगे। और इसके अलावा 246 घरों के पुलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी शाह आज करेंगे और 40 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट तैयार होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज चंडीगढ़ का दौरा है शाह का, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और इतनी बड़ी बड़ी सौगातें देने का जो जिक्र किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को फायदा मिलेगा इससे? जी, अगर बात करें तो आज के प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से, जो कि आपको जैसे हम पहले बता दें पूरे चंडीगढ़ सीसीटीवी कैमरास ऑन रोड लग चुके हैं और उन चीजों को एक्टिव करने के और कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर तैयार किया जा रहा था। उसकी काफी ज्यादा लंबी डिले चल रही थी कि जहां पहले वो जनवरी में स्टार्ट होना था, तो अब वो फाइनली जाके मार्च में अगर मुझे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर मिल रहा है। लगभग 200 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, पर इसका फायदा पूरे चंडीगढ़ को है। चंडीगढ़ की सिक्योरिटी और ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगी, सड़कों में स्पीड कंट्रोल्स भी हो जाएंगे, गाड़ियों की अगर चोरी होती है उसको पता चल जाएगा। तो हर एक चीज अगर हम कहें कि तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि कहें कि गृह मंत्री जाके चंडीगढ़ इनॉग्रेट करेंगे, वो चंडीगढ़ का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है। इससे चंडीगढ़ के लोगों को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को उनका नया कार्यालय मिल जाएगा, उसके ऊपर भी करीब काफी पैसा लगाया गया। तो मेन प्रोजेक्ट की अगर बात करें कि ऑपरेशन की बात करें तो 4 की हमें अब तक जो है गाइडलाइन मिल पाई है कि सुबह 11:20 में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नए कार्यालय का अगर उनके उद्घाटन करेंगे अमित शाह। उसके बाद इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर 11:35 में वो उसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद ठीक 12 बजे अगर हम कहेंगे जो अर्बन पार्क है सेक्टर 17 में, उसका उद्घाटन किया जाएगा। और शाम को 4:30 बजे चंडीगढ़ पुलिस परिवार जब के धनास में जो नई उनके चंडीगढ़ पुलिस के घर बने उनका उद्घाटन किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज का है और जो थर्ड फेज में अगली फेज की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है उसका अगर हम कहें कि नींव पत्थर वो रखेंगे। ये मेजर प्रोजेक्ट्स है जिनसे चंडीगढ़ को बूस्ट मिलेगा। बूस्ट कैसे मिलेगा कि चंडीगढ़ अगर सीधे तौर पर बात करेंगे हाउसिंग बोर्ड को नया अपने लिए कमांड सेंटर मिल जाएगा, जो पहले वो शेयर बेसिन पर कर रहे थे, बराबर एक अपना कमांड सेंटर होने के उनको ज्यादा इफेक्टिव फ्लो और हर एक वर्कर को ज्यादा इजी क्या कहेंगे लोगों के लिए मैनेजबिलिटी इजी हो जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर चंडीगढ़ के ऑल ओवर डेवलपमेंट करेगा। चंडीगढ़ में ट्रैफिक मेंटेनेंस इजी हो जाएगी, चंडीगढ़ में ट्रैफिक मॉनिटरिंग इजी हो जाएगी, चंडीगढ़ में जो हम कहते हैं पुलिसिंग वो भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी इस कमांड सेंटर के एक्टिवेट होने से। उसके अलावा बात करते हैं कि अर्बन पार्क की काफी टाइम से डिमांड थी इनको चंडीगढ़ को ज्यादा इंप्रूव करने की, तो अर्बन पार्क के लिए भी मेंटेनेंस लगभग 10 करोड़ की लागत से तैयार है। तो उसको भी अगर हम कहें कि आज इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। पार्क काफी समय से तैयार था, पर
किसी बड़े चेहरे की वेट की जा रही थी और अमित शाह के आने से अगर हम कहें चंडीगढ़ को बड़ा चेहरा मिल चुका है। इसके अलावा हम बात करें कि चंडीगढ़ के 2 गवर्नमेंट स्कूल तैयार किए गए थे लगभग 20 करोड़ की लागत से, उनके इनॉग्रेशन होगी। और एक और अहम चीज अगर कहें कि चंडीगढ़ के जो गांव हैं उनमें चंडीगढ़ की तरफ पानी की सप्लाई अभी तक नहीं आ पा रही है। जहाँ चंडीगढ़ में 24/7 पानी की सप्लाई आ रही थी, पर उनके लिए भी अब एक नया सुविधा वाटर वर्क्स तैयार किए गए, प्लांट तैयार किया। अब चंडीगढ़ के गांव में भी 24/7 पानी आएगा, तो उसका भी इनॉग्रेशन आज हमारी गृह मंत्री जाएंगे। तो और अगर हम देखें तो चंडीगढ़ को इन सभी प्रोजेक्ट से एक मेजर अपलिफ्ट मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ लगातार लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि अगर हम कहें कि स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंप्रूव करे, पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रोजेक्ट से बूस्ट नहीं मिल रहा था, तो एक तरह से चंडीगढ़ लगातार रैंक गिर रहा था। पर इन प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी बहुत बड़ा अपलिफ्ट मिल सकता है। और जो नंबर 1 की तैयारी लगातार लंबे समय से की जा रही है, तो उसमें भी चंडीगढ़ को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। जी अमित, एक चीज़ और यहाँ पर क्या, क्योंकि ये विकास होगा तो चंडीगढ़ और जो भी गांवों का विकास होगा उनके लिए काम किया जाएगा, उनके लिए योजनाएं लाई जाएंगी, लोगों के लिए योजनाएं होंगी। तो क्या इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में जब उद्घाटन समारोह होगा, शिलान्यास समारोह होगा, वहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे क्या? क्योंकि राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके आम जनता के विकास की चीज़ें हैं ये। नहीं, देखिए अगर हम बात करें योगेश, तो ये स्पेसिफिकली चंडीगढ़ स्पेसिफिक है। अगर हम कहें कि पंजाब से शायद इन्वाइट किया हो, पर हमें अब तक ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली है। और शायद पॉसिबल है कि पंजाब से मुख्यमंत्री आ सकते हैं, पर चांसेस लगभग नेगेटिव है, क्योंकि आमतौर पर जब भी देखा गया है कि चंडीगढ़ में जब भी कोई मेजर प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है या फिर उनका शिलान्यास होता है या फिर उद्घाटन होता है, तो सेंटर के ही मिनिस्टर्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यूपी होने के कारण सेंटर का दबदबा सीधे तौर पर मिलता है चंडीगढ़ में। हाँ, पंजाब अब चंडीगढ़ को अपनी कैपिटल मानता है, पर आज से उनका इन्फ्लुएंस काफी लिमिटेड हमें अब तक देखने को मिल रहा है। पर हाँ, इस बार शायद अगर हम कहें नियत रिवायती तौर से पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ आ सकते हैं, पर ये चीज देखनी होगी क्या वो आते हैं या नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। बिल्कुल, तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 25 तारीख पहले डिसाइड थी कि अमित शाह 25 तारीख को पहुंचेंगे, उसको लेकर के सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह था मुख्यमंत्री का, और उसके बाद से ये आज की तारीख तय हुई है, ऐसे में मुझे लगता है कि अब तक सारी चीज़ें सब सुव्यवस्थित हो गई होंगी, क्योंकि पहले ही 25 तारीख और इसके बाद 2 दिन का और अधिकारियों को समय मिल गया। अब तो और भी बेहतर तरीके से जो व्यवस्थाएं थी या जो भी काम अधूरा रहा होगा वो लगभग तो पूरा ही हो चुका होगा। अमित जी जी योगेश, देखिए अगर हम बात करें कि जो 25 तारीख की तैयारियां थी उसके हिसाब से तैयारियां पूरी कर ली गई थी, पर अगर हम कह सकते हैं कुछ फाइनल टचअप रह जाता है, तो 2 दिन का जो एक्सटेंशन मिला सीधे तौर पे हम कहें 25 की जगह 27 को होम मिनिस्टर ने आने का उनकी जानकारी मिली, तो उससे जो फाइनल टचअप थे वो अगर हम कह सकते हैं कि वो करने का मौका मिल चुका है। मैं अर्बन पार्क की एग्जांपल लेता हूँ कि वहां पे 25 तारीख के हिसाब से पूरी तैयारियां थी इनॉग्रेशन की, पर क्योंकि 25 तारीख को अचानक प्रोजेक्ट प्रोग्राम को 2 दिन डिले करना पड़ा, तो तैयारियां वहीं की वहीं है। उल्टा एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन की मेहनत डबल हो गई, क्योंकि उनको उन तैयारियों को मेंटेन करके रखना पड़ा। फाइनल टचअप जरूर है कि एक फायदा यहाँ हुआ कि जो टचअप रह जाते हैं, जहाँ कुछ पेंट्स हैं, कुछ फाइनल कलरिंग रह गई या कलर को सूखने का टाइम, स्मेल एरेट करने का टाइम, वो सब कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, तो उससे हम कह सकते हैं कि उनको अपनी तैयारियों में 4 चांद लगाने का पूरा मौका मिल चुका है, और एक जो इंप्रेशन पहले अच्छा था उसे और अच्छा करने का मौका मिल। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, चंडीगढ़ से संवाददाता है। तो आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सारी योजनाओं की सौगात भी देंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे अब महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार के विधायकों को मुंबई में घर बनाकर देने का फैसला को लेकर ट्वीट वार अब शुरू हो गया है। दरअसल यह ट्वीट वार ठाकरे सरकार में शामिल दो सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी के बीच चल रहा है। दरअसल मुंबई के बांद्रा इलाके से कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार से घर की जरूरत नहीं है। उनके विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोगों के पास घर नहीं है और वो खतरनाक स्थिति में रहने को मजबूर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जो पैसा विधायकों को मुंबई में घर बनाकर देने में खर्च कर रही है, उसे ऐसे मजबूर लोगों को घर बनाकर देने में करे। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने इसका विरोध करते हुए बताया कि सरकार के पास अगर ज्यादा पैसा हो गया है तो वह महाराष्ट्र के किसानों और गरीबों को दे। भाजपा इसका विरोध कर रही है। जीशान सिद्दीकी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए एनसीपी नेता व महाराष्ट्र सरकार में हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि आपके पास 10 घर हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। सरकार की यह स्कीम महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विधायकों के लिए है, मुंबई के लिए नहीं। जिन विधायकों को यह घर दिए जाएंगे उन्हें फ्री में नहीं मिलेगा, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। दरअसल 2 दिन पहले ही विधानसभा में जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि करीब 300 विधायकों को मुंबई में घर बनाकर देने की घोषणा की गई थी और इसको लेकर जब विवाद होने लगा तो आव्हाड ने यह सफाई दी कि विधायकों को ये घर फ्री में नहीं दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की और मेरी ये भूमिका हमने परसों ही स्पष्ट कर दी थी कि मुफ्त की तो बात छोड़ो, कोटा में से भी पैसा देकर भी एमएलएज को मुंबई में घर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। सरकार के पास इतना ही पैसा होगा तो मुंबई के गरीब आदमी को पैसा दे दो, किसानों को पैसा दे दो, और इसके लिए इस प्रकार की एक नौटंकी करने के माध्यम से आम विधायक जो है वो सत्ताधारी पार्टी से भगने का जो एक समस्या आ रही है उसको मिटाने का ये काम कर रही है। लेकिन सारा सार ये अनैतिक, अनएथिकल इस प्रकार का डिसीजन है। तो विधायक निवास को लेकर के अब जंग तेज हो गई है। दरअसल सरकार के अंदर भी विधायकों में मतभेद देखने को मिला, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि सरकार के पास ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे को गरीबों और किसानों के बीच उपलब्ध कराया जाए, उस पैसे का सदुपयोग किया जाए। और सत्य प्रकाश सोनी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से। सत्य प्रकाश, अब विधायकों को मुंबई में आवास देने की बात कर रही है महाराष्ट्र सरकार, दूसरी तरफ सरकार के 2 विधायकों में ही अनबन देखने को मिल रही है, विवाद देखने को मिल रहा है। जो दोनों विधायकों के बयान हैं वो आपस में तालमेल नहीं खाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी घेरने का काम कर ही रही है। बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 1995 में जब शिवसेना की सरकार थी उस वक्त बाला साहब ठाकरे का यह सपना था कि मुंबई में सभी को घर दिया जाए, खासकर झुग्गी धारकों को घर दिया जाए। उसी मुहिम के तहत लगातार हम काम कर रहे थे, लेकिन इस बीच कई साल हमारी सरकार नहीं रही। लेकिन अब जब हमारी सरकार है तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लोगों को घर बना कर दिया जाए। जिस तरह से दिल्ली में संसद भवन में जाने वाले तमाम सांसदों के लिए दिल्ली में घर बना कर दिया गया, उसी तरह से मुंबई में भी घर दिया जाए। ठीक उसी पैटर्न पर महाराष्ट्र के आवासीय मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा में यह घोषणा की कि मुंबई के गोरेगांव में महाड़ा की तरफ से 300 घर बनाकर विधायकों को दिए जाएंगे। इसको लेकर खुद महाविकास अघाड़ी सरकार में बने कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में विधायकों को घर की
जरूरत नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में तमाम घोर गरीब जनता है जिनके पास आवास के लिए कोई जगह नहीं है, ट्रांजिट कैंप में रहते हैं, उन्हें घर देने की आवश्यकता है। ऐसे में विधायकों को घर देने की जरूरत नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। इसके बाद लगातार जो है कहीं के विरोध के सुर उठने लगे हैं, लेकिन विधानसभा में खुद जितेंद्र आव्हाड ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यह घर मुंबई के विधायकों के लिए नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके से जो विधायक आते हैं उन्हें मुंबई में रहने में दिक्कतें होती है, उनके लिए आवास बनाए जाएंगे। इस तरह की घोषणा उन्होंने की, और वह घर जो है मुफ्त में नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात और कही जा रही है कि घर मुफ्त में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे, अभी जो सुन रहे थे हम, उसमें तो कहा जा रहा है कि विधायकों को पैसा देकर के भी घर न दिया जाए। ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र सरकार की यह योजना है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों से विधायक विधान भवन में आते हैं, उन्हें रोजाना बेसिस पे ग्रामीण क्षेत्रों में वापस लौटने में दिक्कत होती है। जाहिर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र से महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से जब विधायक विधानसभा में आते हैं, जब विधानसभा सत्र चलता है, तो तमाम तरह की दिक्कतें जरूर होती है। यह पहल बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन अगर बीजेपी ये कहती है कि पैसे देकर भी घर उन्हें नहीं चाहिए, तो जाहिर तौर पे सोचने वाली बात है कि आखिर विधायक इस तरह का क्यों आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भाजपा विधायक का एक और स्टैंड सीधा क्लियर है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में तमाम जो विधायक है वो कहीं न कहीं अन्य दलों में भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार उन्हें घेरने के लिए, उन्हें एक मंच पे रखने के लिए, उन्हें एक जगह रखने के लिए इस तरह की योजना बना रही है, जिससे कोई विधायक दूसरे दल में भाग के न जाए। इस तरह की योजना बनाती है, इसलिए इस तरह की योजना लाई गई है। नहीं तो विधायकों को दिया जाए तो वो तो सभी विधायकों को दिया जाएगा ना सत्य प्रकाश, वो चाहे बीजेपी के विधायक हो, कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो, किसी के विधायक हो, वो सारे विधायकों को अगर दिया जाएगा तो सभी विधायकों को आवास दिया जाएगा। बिल्कुल योगेश जी, यही समझने वाली बात है कि भाजपा को ऐसा लग रहा है कि खाली एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों को दिया जाएगा, बल्कि 300 जो घर बनाए जा रहा है सभी विधायकों को दिया जाएंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। जिस पार्टी का विधायक सरकार रहेगी, उस पार्टी के विधायक के अलावा तमाम अन्य विधायक भी वहां रहेंगे, क्योंकि मुद्दा यहाँ रखा गया ये कि जब विधानसभा का सत्र चलता है, उस दौरान दूर दराज से जो विधायक मुंबई में आते हैं उन्हें आने जाने में दिक्कतें होती है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। जबकि सरकार ये कह रही है कि जो पैसा महाराष्ट्र सरकार घरों को बनाने में खर्चा कर रही है, वह पैसे किसानों के लिए खर्चा करे, घोर गरीबों के लिए खर्चा करे, लेकिन विधायकों के लिए न करे। सत्य प्रकाश, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो न समझ है क्या, या जो विधायक है वो न समझ है क्या? क्योंकि हर राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, विधायक आवास जो है हर राज्यों में बनाए गए हैं। वो किसी राज्य को उठा लीजिए, हर राज्यों में राजधानी में विधायक निवास होते हैं, उनको अलॉट होता है बाकायदे, जब तक वो विधायक रहते हैं तब तक उनके लिए वो आवास अलॉट होता है। जो भी बाद में विधायक होता है वो उसके लिए अलॉट हो जाता है, ताकि जब सदन चले या तमाम सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो मुद्दे होते हैं, जनता की समस्याएं होती हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, वो सरकार के कानों तक लेकर के, सदन के कानों तक लेकर के आने का काम करते हैं, और इस वजह से उनको वहां पर ठहरना पड़ता है। तो ये सभी राज्यों में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो मुंबई में विरोध क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है? बिल्कुल योगेश जी, देखिए, आवासीय मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने सीधे तौर पर एक क्लियर कर दिया है कि यह आवास किसी को भी मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, और मुंबई में विधायकों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुंबई से बाहर रहने वाले तमाम विधायकों के लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि यह योजना कोई नई योजना नहीं है, अन्य राज्यों में भी है, लेकिन सत्ताधारी के विरोध में बीजेपी हर वक्त विरोध जाहिर करती है। ऐसे में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, तब से भाजपा हर बिंदु पर जो है उन्हें घेरने की कोशिश करती है। तो जाहिर तौर पर सबसे अहम बात है कि सत्ताधारी पार्टी को किसी भी तरह से सत्ता से हटाना और खुद को काबिज करना, इस तरह की मुहिम महाराष्ट्र में चल रही है। क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार केंद्रीय एजेंसियों के जांच के दायरे में तमाम नेताओं को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा बीजेपी के तमाम नेताओं को नोटिस भेजकर या फिर उन्हें समन देकर बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। तो जाहिर तौर पर लगातार कार्रवाइयां हो रही है। ये कहीं न कहीं राजनीति जो है, बदले की राजनीति है और सत्ता में काबिज होने की राजनीति है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार कुछ भी करे, अच्छा करे, बुरा करे,
मतलब अच्छा करे तब भी विरोध करना है, बुरा करे तब तो विरोध करना ही है विपक्ष को। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल ठान लिया है कि अब महाराष्ट्र सरकार कोई भी कदम उठाएगी, केवल हमें विरोध ही विरोध करना है। बिल्कुल। देखिए, अगर पिछले जो सत्र अभी खत्म हुआ है उसी की बात करें, इस सत्र के दौरान जितनी भी चर्चाएं हुई, जितनी भी बातें हुई है, बीजेपी ने किसी भी बात को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार की सराहना नहीं की है। हर बिंदु पर बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि सरकार को महाविकास अघाड़ी सरकार का कोई भी कदम जो है अच्छा लगता होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराना ही एक मकसद है। हालांकि बीजेपी ने पहले भी क्लियर कर दिया था कि हम विधानसभा चलने नहीं देंगे, और चलेगी तो उसमें तमाम बातों को रखेंगे जैसा कि इस बार किया गया। अच्छा, एक चीज और सत्य प्रकाश की आवास का जो निर्माण होगा तो लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं, इसके लिए बजट भी जारी करना पड़ेगा। तो विधानसभा सत्र के दौरान क्या ये सारी कुछ प्रक्रियाएं पूरी हुई क्या, या पूरी हुई तो कितनी, कहां तक ये मामला पूरा पहुंचा? देखिए, महाविकास अघाड़ी सरकार ने अभी सिर्फ घोषणा की है। और रही बात जमीन की, सरकारी जमीन जगह जगह रहती है, जैसा कि गोरे गांव में ये चिन्हित किया गया कि गोरे गांव में महाड़ा की तरफ से घर बना के दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर आवासीय मंत्री ने सभी योजना बनाकर लिया है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, लेकिन जो विधानसभा में जो बात रखनी थी उन्होंने रखा, लेकिन विपक्ष ने इसको नकारते हुए सीधे तौर पे आरोप लगा दिया कि महाविकास अघाड़ी सरकार डरी हुई है अपने विधायकों को छुपाने के लिए, अपने विधायकों को एक जगह रखने के लिए, जिससे विधायक कहीं और किसी और दल में न चले जाए, इसलिए इस तरह की योजना ला रही है। जबकि बीजेपी को यह समझना चाहिए कि अगर घर बनेगा तो दूर दराज के जो विधायक महाराष्ट्र में, मुंबई में आएंगे, वो कहीं न कहीं सेफ और सुरक्षित रहेंगे, और विधानसभा का सत्र के दौरान उनको आसानी सुगमता होगी। लेकिन इस तरह की बातें नहीं है, बल्कि विरोध किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है सत्य प्रकाश, अगर कांग्रेस के विधायकों के भी सुर जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं, वो पार्टी के जो फैसले उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो फैसले उठाए जा रहे हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस बात को में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूती तो मिलती नजर आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, यह वजह है कि फैसला लिया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किए और कहा कि दरअसल उन्हें आवास नहीं चाहिए, गरीबों में पैसा दे दिया जाए, गरीबों को आवास ऐसे दिए जाए, तो ये क्या वास्तव में इसको मजबूती मिलती दिख रही है क्या? बिल्कुल योगेश जी, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक बात तो सही है कि अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो गरीबों के ऊपर खर्चा करिए, किसानों के ऊपर खर्चा करिए, दलितों के ऊपर खर्चा करिए, जो ट्रांजिट कैंप में रहते हैं उनके ऊपर खर्चा करिए, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ यह भी है कि कांग्रेस को यह डर है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में बनी शिवसेना अगर इतना बड़ा ऐलान करती है, या फिर एनसीपी इतना बड़ा ऐलान करती है, तो आने वाले समय में महानगर पालिका का चुनाव है, तो जाहिर तौर पर वोट बैंक जो है कहीं न कहीं एनसीपी के पक्ष में चला जाएगा। इसका भी डर सता रहा है, इसलिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है। शायद किसान सिद्दीकी का यही मकसद होगा। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं। और लगातार अब तक जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू है, जारी है, ऐसे में सरकार मुझे लगता नहीं है कि अपने कदम पीछे खींचने वाली है। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो बात विधानसभा में हुई है इससे साबित होता है कि सरकार जो है पूरी तैयारी में है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि यह योजना 1995 से शुरू की गई थी और चेहन में थी, लेकिन उन्होंने सराहना की है जितेंद्र आव्हाड की, जिन्होंने मुंबई के बारे में कुछ अच्छा सोचा। अन्यथा लोग तो मुंबई को सोने की अंडे वाली मुर्गी समझते हैं, क्योंकि जब फायदा मिला तो ठीक है, अदरवाइज खत्म कर दो। तो इस तरह की योजना बनाकर बाकी दल चल रहा है। तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पर, बिल्कुल साफ तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अब मुंबई में भी विधायक आवास को लेकर के लगातार सियासी हलचल मची हुई है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जहां पर अपनी एक अलग राग अलापी जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार विरोध प्रदर्शन को लेकर के इसका विरोध किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये फैसला बिल्कुल अस्वीकार्य है। विधायकों के आवास के निर्माण की कोई ज़रूरत नहीं है मुंबई में। अगर ये पैसा खर्च करना है महाराष्ट्र सरकार को, तो वो गरीबों में करे, वंचितों में करे, जो शोषित लोग हैं उन पर ये पैसा खर्च किया जाना चाहिए। तो तमाम सारी चीज़ें बात निकल करके सामने आ रही हैं दरअसल, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि आवास का निर्माण होगा, लेकिन ये आवास फ्री में विधायकों को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे
और जो ग्रामीण क्षेत्र से विधायक आते हैं उन लोगों के लिए इस सुविधा का लाभ मुहैया कराया जाएगा। और यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे अब हिमाचल प्रदेश का। शिमला में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि इससे पहले भी आतंकी संगठन की तरफ से धमकी दी जा चुकी है और एक बार फिर से अब ये धमकी मिली है और आतंकी संगठन के समर्थकों पुन्नू की तरफ से धमकी दी जा चुकी है और इस बार भी चुनाव से ठीक पहले धमकी दी गई है। सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि इससे पहले दी गई धमकी पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिख फॉर जस्टिस संस्था के अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। परवाणु टीटीआर समेत हरियाणा को प्रदेश से जोड़ने वाले तीनों बैरियरों पर सभी वाहनों को चेकिंग की जा रही है और शिमला में 29 अप्रैल को भिंडारावाला के झंडे फहराने की धमकी के बाद सीएम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस तरह की धमकियों को कोई औचित्य नहीं है और इससे पहले भी इस तरह की धमकी मिल चुकी है जिसको सभी लोगों ने देख लिया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और अलर्ट पर हैं, लेकिन इस धमकी का कोई अस्तित्व नहीं है। बता दें कि एसएफजे के अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू के तरफ से 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान का झंडे फहराने की धमकी हिमाचल सरकार को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ टीना ठाकुर जुड़ चुकी है। टीना, जिस तरीके से ये धमकी भरा एक बार फिर से मुख्यमंत्री को पत्र मिला है और शिमला में झंडे फहराने की बात की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी योगेश, मैं आपको ये बताऊं कि जो इस तरह की जो धमकी है एक बार पहले जो 21 अगस्त में जो पिछले साल है, ये 15 अगस्त से पहले दी गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि हम 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को झंडा तिरंगा नहीं फहराने देंगे, उसकी जगह जो यहाँ पर है वो भिंडरावाला का झंडा फहराया जाएगा। हालांकि उस वक्त भी ऐसी जो धमकी है सभी विधायकों को, सभी पत्रकारों के मोबाइल पे और सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री तक को आई थी और इस तरह की धमकी को उस वक्त थोड़ा गंभीरता से भी लिया गया था और सभी सुरक्षा एजेंसियां जो कि अलर्ट पर थी और पुलिस ने जो है वो उस टाइम भी चौकसी बढ़ा दी थी। हालांकि उस वक्त इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई, कोई भी इस तरह का जो वाकया है वो कोई सामने नहीं आया। लेकिन अभी जो ताजा जो अपडेट है इस घटना में वो ये है कि अभी कुछ दिनों पहले से फिर से ये जो भिंडरावाला की तरफ से जो उनके जो सिख फॉर जस्टिस जो संस्था है उसके जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से फिर से मुख्यमंत्री को धमकी मिली है कि 29 अप्रैल को जो है शिमला में जो है वो भिंडरावाला का जो झंडा है वो फहराया जाएगा और खालिस्तान समर्थकों को मतलब खालिस्तान जो समर्थक है भिंडरावाला की जो भिंडरावाला है जो उनका जो झंडा है वो फहराया जाएगा।
हालांकि अब इसमें जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि पिछले दिनों हिमाचल में जो गाड़ियां हैं बड़े पैमाने पर भिंडरावाला के झंडे, भिंडरावाला के निशान लेकर हिमाचल में दाखिल हुई थी। मंडी की तरफ की गाड़ियां आई थी, ऊना की तरफ की गाड़ियां आई थी और स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया था और इसके बाद से जो है पुलिस ने वो चौकसी बढ़ा दी थी और हिमाचल अभी भी जो है हिमाचल की जो सीमाएं हैं उनमें सुरक्षा है वो बेहद बढ़ा दी गई है। कड़ी चेकिंग के बाद जो हिमाचल में जो गाड़ियां हैं बाहर के नंबरों की उन्हें आना दिया जा रहा है। बिल्कुल टीना, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस तरह की धमकियां पहले भी मिल चुकी हैं, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है और सुरक्षा एजेंसियां हालांकि अपना काम कर रही हैं, ये इतना लाइटली लेना क्या मुनासिब होगा क्या? ये भी है कि जो पिछली बार जो धमकियां मिली थी, हर विधायक, हर जो मीडिया जो पर्सन हैं हमारे जो शिमला में जितने भी सीनियर पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उनके मोबाइल पर, मंत्रियों के हर एक के मोबाइल पर ये धमकी दी गई थी। उसके बाद से एक भी हरकत यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो शायद इसी को लेकर ये सब आश्वस्त है कि जो कुल्लू की तरफ से जो धमकी दी जा रही है, गुरबख्श सिंह जो कुल्लू है उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है, पहले भी दी गई थी, उसमें कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। सिर्फ अगर ये जो गाड़ियां जो हिमाचल में एंटर हुई है झंडे, ये भिंडरावाला के निशान को लेकर, अगर इस वाली घटना को हम छोड़ दें तो ऐसी कोई भी बड़ी घटना अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री का जो बयान है वो अपने आप में थोड़ा सा विरोधाभास दिए हुए है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसमें जो है इसको जो सीरियस है, जो गंभीरता से लेने की इस धमकी को जरूरत नहीं है। हालांकि फिर भी हिमाचल में जो है, हिमाचल को जो है अलर्ट पे रखा गया है, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। बैरियर्स पे जो है वो सुरक्षा जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। टीना, कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के जोर शोर से उठा रही है और हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सवाल किए हैं कि पिछली बार भी धमकियां मिली थी और ये चुनाव के दरमियान ही धमकियां मिलती हैं। उपचुनाव के दरमियान धमकी मिली थी, एक बार फिर से नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले ये धमकी आई है। ऐसे में जो एजेंसियां हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ जांच की गई तो क्या कार्रवाई की गई, उसमें जांच में क्या रिजल्ट निकला? जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि पिछली बार भी ये धमकी दी गई थी, ठीक 15 अगस्त से ये पहले धमकी दी गई थी और अभी दोबारा से ये जो नगर निगम के चुनाव हैं या विधानसभा चुनाव अभी आने वाले हैं, इनको लेकर ये धमकी दी गई है। इस बार इसमें घटना में थोड़ा सा जो कांग्रेस है जो गंभीर हुई है, जो हमलावर हुई है, उसमें ये भी है कि आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पे जो समर्थक है या आम आदमी पार्टी जो अपना यहाँ पे कुनबा बढ़ा रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस उनकी तरफ मुखर हुई है कि पंजाब में जो जीत के बाद है ये इस तरह की घटना बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि हमारी जो पिछले दिनों जो हिमाचल की जो गाड़ियां हैं वो रोकी गई, हिमाचल की जो मालवाहक गाड़ियां हैं, ट्रक है, उन्हें हिमाचल की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया गया, चंडीगढ़ और पंजाब में एंटर नहीं करने दिया गया। काफी देर तक ये मसला चला। अभी भी हमारे जो मुख्य सचिव है हिमाचल के, उन्होंने ये मसला जो है पंजाब के मुख्य सचिव से उठाया है और इसमें निश्चित तौर पर जो कांग्रेस है वो हमलावर रुख अपनाया है। उनको पता है कि जो आम आदमी पार्टी का जो तोड़ है वो ये भी घटना एक हो सकती है अगर इस राजनीतिक तौर पे देखा जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो पिछले दिनों ये जो गाड़ियां हमारी ऊना की तरफ से गई, सवार घाट की तरफ से गई, उन्हें पंजाब के बैरियर पर रोका गया, पंजाब में उन्हें एंट्री नहीं दी गई और कहा गया कि हिमाचल की जो गाड़ियां हैं उन्हें हम एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि हिमाचल में जो हमारी गाड़ियां हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनके चलान किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो हम भी हिमाचल की जो गाड़ियां हैं उनको एंटर नहीं करने देंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में भी पिछले दिनों अभी 1-2 दिनों से ये चल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में जो जीत कर आई है उसके पीछे जो खालिस्तान समर्थकों की जो फंडिंग है उसका एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इसमें हमलावर रुख अपनाएगी और इस मामले को जो वो उछाल देगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई तोड़ है तो वो ये जो भिंडरावाला के जो ये घटना है, जो भिंडरावाला के समर्थकों की तरफ से जो धमकी लगातार हिमाचल सरकार को मिल रही है, इससे वो हो सकता है। टीना, खालिस्तानियों का जो जिक्र किया आपने, पंजाब चुनाव के दरमियान भी आम आदमी पार्टी को खूब घेरने का काम किया गया था और ऐसे में जो ये लेटर जो पत्राचार हो रहा है, जो धमकियां भरे पत्र मिल रहे हैं, ऐसे में इसमें इस बात का भी जिक्र कई दफा किया जा चुका है कि दरअसल पंजाब की राजधानी शिमला रह चुकी है 1966 तक और ऐसे में अब जिस तरीके से ये जो धमकियां दी जा रही हैं, मुझे लगता है इनको गंभीरता से लेना चाहिए। और कांग्रेस लगातार एक चीज और बोल रही है, सबसे बड़ा जो शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है कांग्रेस की तरफ से कि कनेक्शन क्या है, यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रही है कांग्रेस की इसका कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन है, तभी उसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जी जी जी,
जी योगेश, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब ये घटना हुई थी, पंजाब की तरफ जाने वाली हमारी गाड़ियों को रोका गया था और पंजाब ऊना में और मंडी में बड़े पैमाने पर जो भिंडरावाला की गाड़ियां, भिंडरावाला की निशान लगी या फोटो लगी जो गाड़ियां थी उनको रोका गया, उनका चालान किया गया बड़े पैमाने पर। उसके बाद एक बात जो लगातार उभर कर सामने आई, वो कांग्रेस ने ये कहा कि इस तरह की जो घटना है पंजाब चुनावों के एकदम बाद और जो हिमाचल में नगर निगम के चुनाव है या विधानसभा के चुनावी वर्ष में हम हैं, तो ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है? इसका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी आरोप लगाया कि जो इस घटना को जो आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ के देखा जा रहा है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। निश्चित तौर पर ये भाजपा की तरफ से या भाजपा समर्थकों की तरफ से हमें बदनाम करने की एक साजिश है। बिल्कुल, ये साजिश बताई जा रही है और कांग्रेस की तरफ से लगातार इसका जोर शोर से आवाज उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कोई अब तक बयान आया क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बेहद सक्रियता वहां पर बना रही है और अब तो दौरे भी अरविंद केजरीवाल साहब के होने वाले हैं। जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल इस जो पर्टिकुलर ये जो इश्यू है भिंडरावाला, इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पिछले दिनों जब गाड़ियां रोकी गई थी तो उनसे बात की गई थी और कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत के बाद ये पहली बार ऐसी घटना सामने आई कि हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब में एंट्री करने से रोका जा रहा है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये हमारी तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है, ऐसा कोई उनको समर्थन नहीं है। ये जो भी साजिश है ये विरोधियों की साजिश है आम आदमी पार्टी को यहाँ पे बदनाम करने की। जो आप आम आदमी पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार जो ये बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको हल्की से मैं जानकारी दूं कि पिछले दिन जो है जो मंडी में इनकी जो रैली होने जा रही है उसको लेके इन्होंने एक जो खुला मंच है सदस्यता अभियान का वो चलाया हुआ और कल बड़े पैमाने पर स्टेरी मंच जो मंडी का है, जो सबसे बड़ा राजनीतिक जो एक मंच माना जाता है, वहां पे आम आदमी पार्टी के जो सदस्यता अभियान है खुला मंच में जो लगाई गई, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो स्थानीय लोग हैं, जो जनता है, नेता नहीं, मैं बड़े नेता या राजनीतिक दल से जुड़े लोग नहीं कहूंगी, लेकिन आम जनता ने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण की है पिछले कल। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। टीना हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख हैं। तो साफ तौर पर पन्नू की तरफ से अब जो है ये धमकी भरा जो पत्र सामने आया है उसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां हालांकि सतर्क हो गई हैं और मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। राजधानी लाइव में खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।